जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन साथ करूँगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें से हम अध्याय प्रारंभ किए हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इस अध्याय में हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गुड्डा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि जो लघु बीजाणु जो कोशिका थी, ये लघु बीजाणु जो कोशिका था, ये लघु बीजाणु किस तरीके से परागकण में परिवर्तन होने वाला है, इस टॉपिक को मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। और आप लोग यकीन मानिएगा, आप एक ही बार में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो गुड्डा आप लोग जो है अपने नोटबुक पे जो है हेडिंग लगा लेना है कि लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। आप हेडिंग लगा लीजिएगा कि लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन किस तरीके से होता है। इस चीज को हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को जो है जो लघु बीजाणु जो कोशिका होती है, ये कोशिका किस तरीके से बना है, इस चीज को मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। अगर आप ना ही देखे हैं तो जाकर के सबसे पहले उसको आप लोग देखना जरूर। आप लोग को समझ में आएगा कि जो लघु बीजाणु जो कोशिका है ये किस तरीके से बना है। और मैं यहाँ पे केवल फोकस ये करूंगा, मैं ये जान के फोकस करूंगा कि आप लघु बीजाणु को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे, मैं ये मान के चलूंगा। और इस लघु बीजाणु को मैं बदलने वाला हूं परागकण में। किस तरीके से बदलता है गुड्डा, आइए हम इस चीज को समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मान लो कि ये जो है ना, ये कोशिका है जिसको बोला गया था लघु बीजाणु। ठीक है, यह है लघु बीजाणु, यह है लघु बीजाणु कोशिका, जिसे हमने बोला था माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बोला था। इस माइक्रोस्पोर जो कोशिका होती है, ये जो माइक्रोस्पोर जो कोशिका होती है गुड्डा, इस चीज को आप कल समझ गए थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा बच्चा, कि ये जो माइक्रोस्पोर जो कोशिका है, लघु बीजाणु जो कोशिका है, ये पादप की कोशिका है कि जंतु की कोशिका है। आप कहोगे सर कैसी मजाक कर रहे हैं, हम अध्याय पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका जो है पादप की कोशिका है। इस तरीके से आप जवाब दे पाओगे। बच्चा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये पादप की कोशिका है तो क्या पादप की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। आप कहोगे सर यस सर, पादप की कोशिका में जो है ना कोशिका भित्ति भी होती है। तो गुड्डा ये लीजिए, इस कोशिका के ऊपर जो मैं सिंपल से एक लेयर बना दिया, और ये लेयर है कोशिका भित्ति। ये लेयर क्या है, तो ये लेयर है कोशिका भित्ति है। इस चीज को आप लोग याद रखिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पादप की कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग जानते होंगे बच्चा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इस कोशिका में जो है ना, ध्यान से हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। इस कोशिका में जो है बच्चा, इस कोशिका में होता है असमान असमान केंद्रक विभाजन। असमान केंद्रक विभाजन होता है। यानी इसका मतलब यह है गुड्डा कि इस कोशिका में केंद्रक का विभाजन हुआ। यानी कोई भी कोशिका जब विभाजन करती है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। तो इस कोशिका में विभाजन तो हुआ गुड्डा, लेकिन वो जो केंद्रक बने, एक केंद्रक से जो दो केंद्रक बने, वो दोनों केंद्रक एक असमान था। यानी कहने का मतलब एक छोटा था और एक बड़ा था। कुछ इस तरीके से आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाओगे। ये रही कोशिका, ये रही कोशिका, और इस कोशिका के में असमान केंद्रक बने, जिससे एक छोटा केंद्रक और एक बड़े केंद्रक का निर्माण होता है।
एक छोटा केंद्रक और एक बड़े केंद्रक का निर्माण होता है गुड्डा कुछ इस तरीके से। अब बात करोगे कि सर इस दोनों केंद्रक का नाम बता दीजिए, तो ये लीजिए, ये जो छोटा केंद्रक है बच्चा, इस केंद्रक को बोलते हैं जनन केंद्रक। इस केंद्रक को बोलते हैं क्या? जनन केंद्रक। और जो बड़ा केंद्रक है, इस केंद्रक को बोला जाता है कायिक केंद्रक। कायिक कायिक केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा, मैंने सिंपल सा यहां से लेकर के यहां तक की क्या बात बताया, मैं यहां से यहां तक लेकर यही बात बताया कि गुड्डा कि जो माइक्रो स्पोर जो सेल था, जो लघु बीजाणु जो कोशिका थी, इस लघु बीजाणु कोशिका में जो असमान केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे एक छोटा केंद्रक और एक बड़े केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इसी चीज को आप लोग को यहां से यहां तक की बातें लिखनी होगी, जिनमें से छोटे वाले केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं तथा बड़े वाले केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं। इस चीज को आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना होगा। ठीक है, और बात करें इंग्लिश में, इसके नाम याद रखना होएगा, इसके इंग्लिश में नाम याद रखना होएगा, तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग हैं जनरेटिव सेल बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। सेल नहीं बचा, सॉरी, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, सेल नहीं बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस बोलेंगे, क्योंकि केंद्र का होता है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, इसका होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को याद हो गए होंगे। फिर फाइनल बात करोगे सर इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ गुड्डा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है हुआ कोशिका विभाजन। इसके बाद हुआ कोशिका विभाजन हुआ। इसके बाद हुआ कोशिका का विभाजन, और जब कोशिका का विभाजन भी हुआ तो किस तरीके से हुआ, यह भी हुआ असमान। यह भी कैसा हुआ गुड्डा, तो यह भी हुआ असमान हुआ। यानी कहने का मतलब है कि केंद्रक भी बना तो यह भी असमान बना, छोटा और एक बड़ा बना। और जब कोशिका भी बनी गुड्डा, तो यह भी असमान बना, यानी एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका बनेगी। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहां पे देख सकते, ये रही कोशिका जिसमें एक छोटा केंद्रक है, और छोटे केंद्रक को बोला गया है जनन केंद्रक, और एक बड़ा केंद्रक है गुड्डा, इस बड़े वाले केंद्रक को बोला गया है कायिक केंद्रक बोला गया है। और ये कोशिका रही कोशिका विभाजन कर दी, जिससे एक छोटी कोशिका बना और एक बड़ी कोशिका आप लोग को इसमें दिखाई दे रही होगी। इसमें एक छोटी कोशिका दिखाई दे रही होगी और एक बड़ी कोशिका दिखाई दे रही होगी। तो सिंपल सा आप पूछोगे सर छोटी कोशिका का नाम क्या है और बड़ी कोशिका का नाम क्या है? बहुत ही आसान है बच्चा। जिस कोशिका के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस कोशिका के अंदर जनन केंद्रक है उस कोशिका को बोला जाता है, उस कोशिका को बोला जाता है जनन कोशिका। जनन कोशिका बोलते हैं। और जिस कोशिका के अंदर जो है कायिक केंद्रक पाए जाते हैं, उन कोशिका को बोला जाता है कायिक कोशिका। तो ये रही कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। ठीक है, कायिक। ठीक है, इंग्लिश में जानते ही होंगे, न्यूक्लियस की जगह पे सेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुड्डा? तो हो जाएगा इसमें जनरेटिव सेल हो जाएगा, और ये हो जाएगा वेजिटेटिव
सेल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को जो है गुड्डा यहां से लेकर यहां तक की बातें रिपीट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता इस टॉपिक को लिखा कैसे है। बच्चों मैं इस चीज को मैं लिख दिया हूं, ठीक है, इस चीज को अगले स्लाइड में मैं लिख दिया हूं, और यहां पे समझने के बाद मैं आप लोगों को वो स्लाइड दिखाने वाला हूं। अगर उसमें कोई किसी भी तरह का दिक्कत होएगा तो जरूर कमेंट पूछिएगा। मैं इतना प्रयास किया, इसको इतना बार रिपीट कर दिया करूंगा कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से अगर यहां तक अगर आपके दिमाग में फिगर जो है अच्छे तरीके से बैठ गए होंगे तो मेरी उम्मीद मानिएगा, उम्मीद रखिएगा कि आप लोग वो टॉपिक भी अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। आप छोटे बच्चे ना ही हैं, आप बड़े बच्चे हैं, आप अपने सोच को बदल सकते हैं। यानी जो आपके दिमाग में जो बातें चल रही है उस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी समझिए हो कैसे लिखना है बच्चा, मैं आपको बताता हूं। लघु बीजाणु कोशिका में असमान केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे एक छोटा केंद्रक और एक बड़े केंद्रक का निर्माण हो जाता है। छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक व बड़े केंद्रक को कायिक केंद्रक कहा जाता है। इसके बाद गुड्डा, इसके बाद जो है कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन भी असमान होता है, जिससे एक छोटा कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनती है। जिस छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं और बड़ी कोशिका को हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं। ये यहाँ तक की बातें आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये चीजें जो है आनी चाहिए। अब कहोगे सर यहाँ पहली कोशिका पे जो है ना, यहाँ पे पहली कोशिका पे आपने कोशिका भित्ति बनाई है क्या, यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं है का? है गुड्डा, यहाँ भी कोशिका भित्ति, यहाँ भी कोशिका भित्ति है, यहाँ भी कोशिका भित्ति है, यहाँ पर भी कोशिका भित्ति है। ठीक है गुड्डा, आइए आगे की बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो कोशिका भित्ति होती है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे इस चीज को, जो पूछने वाला हूं कि जो कोशिका भित्ति होती है बनी किससे होती है। अगर जानते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये कोशिका भित्ति गुड्डा, जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और किससे बनी होती है? तो पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। और किससे बनी होती है गुड्डा? तो पैक्टिन से बनी होती है। मैंने सिंपल सा ये बोला गुड्डा कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये कोशिका जो भित्ति होती है ये किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन दोनों से मिलकर कोशिका भित्ति बनी होती है। इस चीज को जो है 9th क्लास में आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया होगा, अगर याद होगा तो आप जानते भी होंगे। ठीक है गुड्डा, आइए अब मेरी बातें ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ध्यान से मेरी बातें सुनने की कोशिश करिएगा। आगे की बात पढ़ाने से पहले मैं आपसे फिर एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, फिर से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि ये जो लघु बीजाणु कोशिका जो है, ये जो लघु बीजाणु जो कोशिका दिखाई दे रही है, ये कितने कोशिकाओं में बदल चुका है? तो आप कहोगे कि सर जो लघु बीजाणु जो कोशिका जो थी ये 2 कोशिकाओं में बदल गया है। एक छोटा कोशिका है, एक बड़ा कोशिका, इन दोनों कोशिका में बदल चुका है। ठीक है, अब जैसे ही मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिएगा गुड्डा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं। जैसे ही ये लघु बीजाणु जो कोशिका है ना, ये जैसे ही लघु बीजाणु कोशिका जो है 2 कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है ना गुड्डा, तो टेपिटम एक कार्य करता है। टेपिटम जो है, टेपिटम को अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, टेपिटम को आप भूल मत जाना, इससे पहले क्लास में बताया गया था टेपिटम क्या है। तो टेपिटम जो है गुड्डा एक कार्य करता है। टेपिटम जो है कार्य करता है, क्या कार्य करता है गुड्डा? तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
ये टेपिटम एक कार्य करता है। वो कार्य क्या है कि इस टेपिटम ने कब कार्य किया, पहले ये सोचो, इस टेपिटम ने कार्य कब किया? जब माइक्रोस्पोर, जब लघु बीजाणु कोशिका जो है दो कोशिका अवस्था बदल गया, तब इसने एक कार्य किया। और वो कार्य क्या है? इस कार्य क्या है? तो इन्होंने एक पदार्थ निकाला, इन्होंने एक पदार्थ का स्त्रावण किया, इन्होंने एक पदार्थ का स्त्रावण किया और वो पदार्थ का नाम है प्रोबिस। उस पदार्थ का नाम है गुड्डा प्रोबिस। ठीक है, उस पदार्थ का नाम क्या गुड्डा? प्रोबिस। सिंपल सा मैंने ये बोला कि जो लघु बीजाणु जो कोशिका थी, ये जैसे ही दो कोशिकाओं में बदल जाएंगे तो टेपिटमवा जो है ना, ये टेपिटम एक कार्य करेगा। वो क्या कार्य करेगा? तो एक पदार्थ का स्त्रावण करेगा। और ये पदार्थ कौन सा होगा? तो ये पदार्थ का नाम है प्रोबिस। ये अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर प्रोबिस जो है क्या है? तो ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। ये जो प्रोबिस होता है ना गुड्डा, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है प्रोबिस। एक होता है स्पोरोपोलिनिन, पोलिनीन, और एक होता है लिपिड, ठीक है। और लिपिड जो है एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है लिपिड। ठीक है, लिपिड जो है एक प्रकार का चिपचिपे पदार्थ होते हैं। और स्पोरोपोलिनिन जो है गुड्डा, ये पादप जगत का, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, स्पोरोपोलिनिन जो है यह पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जैसे अगर बात करें अब जंतु जगत का कठोर पदार्थ क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जंतु जगत का कठोर पदार्थ इनेमल होता है, लेकिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है स्पोरोपोलिनिन होता है, जिसपे जो है ना ये इतना कठोर होता है गुड्डा, स्पोरोपोलिनिन इतना कठोर होता है जिसपे ताप का, अम्ल का व क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब परिस्थितियां जो होती है, प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है गुड्डा, तो उस समय क्या करता है, इनके पास सहन क्षमता होती है ये उच्च तापमान को, अम्ल को और क्षार को ये सहने की इसके बाद क्षमता होती है, इस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। सिंपल सा आप बात मेरी ध्यान से सुनने का कोशिश करिए। ठीक है गुड्डा, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि दिमाग में एक बार हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ आ सके। ध्यान दीजिए, मैंने बोला गुड्डा कि ये जो लघु बीजाणु जो कोशिका है, ये कोशिका जैसे ही दो कोशिका में बदल जाता है, एक छोटी कोशिका, जन कोशिका, इकाई कोशिका जो बड़ी कोशिका थी, जैसे दो कोशिका में बदल जाता है तो टेपिटमा जो है एक कार्य करता है। वो कार्य क्या है गुड्डा? तो एक अपने अंदर से एक पदार्थ का स्त्रावण कर रहा है। वो पदार्थ का स्त्रावण कर रहा है, उस पदार्थ का नाम है गुड्डा प्रोबिस नाम है। और प्रोबिस जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है स्पोरोपोलिनिन और एक होता है लिपिड, जिनमें से मैंने आप लोगों को बताया कि जो लिपिड होता है यह एक प्रकार का चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जो कि स्पोरोपोलिनिन जो होता है गुड्डा, ये होता है आपका पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसपे उच्च तापमान का, अम्ल का और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गुड्डा। ये थी आपकी कहानी यहां तक। ठीक है, अब कहोगे सर ये पदार्थ निकल करके, ये पदार्थ निकल रहे हैं, जो प्रोबिस जो पदार्थ निकल रहा है, जो स्पोरोपोलिनिन और लिपिड जो निकल रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, आइए ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे। ये रही कोशिका गुड्डा, जिनमें एक छोटा केंद्रक बना था,
जिसका नाम जानते हो जनन केंद्रक बोलते हैं, और इसमें एक बड़ा केंद्रक बना था जिसका नाम भी जानते होंगे, जिसे हम लोग बोले थे कायिक केंद्रक बोले। इस किसके बाद हुआ था? कोशिका विभाजन हुआ था, जिससे एक छोटा कोशिका था और एक बड़ा कोशिका का निर्माण हुआ था। छोटे कोशिका को बोला गया था जनन कोशिका, बड़े को बोला गया था कायिक कोशिका। अब इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है एक कोशिका भित्ति की लेयर थी, ये थी कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति बच्चा ये किससे बनी होती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जैसे दो कोशिका में बदल गई थी, तो टेपिटामा ने एक कार्य किया था, आपको पता होगा क्या कार्य किया था बच्चा? तो प्रोबिस का स्त्रावण किया था। वो प्रोबिस क्या होता है? तो प्रोबिस जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक होता है स्पोरोपोलिनिन और एक होता है लिपिड। लिपिड एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, और स्पोरोपोलिनिन जो है ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसपे अम्ल का, क्षार का और उच्च तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो लिपिड, जो प्रोबिस स्त्रावण हो रहे थे ना गुड्डा, जो प्रोबिस स्त्रावण हो रहे थे, ये प्रोबिस जो है आ करके एकत्रित होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं। इस तरीके से देख रहे होंगे, ऐसे एकत्रित होते जा रहे हैं, ऐसे होते जा रहे हैं, और इस तरीके से बहुत सारे प्रोबिस इकट्ठा होते जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे होंगे इस तरीके से बहुत सारे प्रोबिस इकट्ठा होते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोबिस इकट्ठा होते जा रहे हैं। और जैसे ये प्रोबिस इकट्ठा हो गए इसके ऊपर, ये प्रोबिस का मतलब ये जो लेयर बनी है, मेरी बातें हर एक सुनते रहिएगा, ये जो लेयर बनी है प्रोबिस से बनी हुई है। अब प्रोबिस क्या है? तो ये दो चीजों मिलकर बना है, स्पोरोपोलिनिन और लिपिड, अर्थात ये लिपिड और स्पोरोपोलिनिन से जो लेयर बनी है। ठीक है गुड्डा, अब जो है अब ये जो अलग संरचना जो दिखाई दे रही है, ये जो अलग संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना जो दिखाई दे रही है, यही संरचना कहलाती है परागकण। यही संरचना कहलाती है क्या गुड्डा? परागकण कहलाती, परागकण कहलाती है, पोलन ग्रेन कहलाती है, पोलन ग्रेन कहलाती है। यहां तक की बातें आप लोग को समझ में, ठीक है गुड्डा? ये है पोलन ग्रेन यानी परागकण। आपका हेडिंग ही क्या था कि लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन। हमने लघु बीजाणु कोशिका से परागकण में बदल दिया, कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात ये की जाएगी कि सर जो है ना, यहाँ पे अब दो लेयर दिखाई दे रही है। सर यहाँ पे जो है दो लेयर दिखाई दे रही है बच्चा। अब ये दो लेयर बन चुकी है, ये दो भित्तियां बन चुकी है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अब इस आवरण का नाम दिया जाएगा। जैसे ही परागकण का निर्माण हो जाएगा तो एक बाहर वाले, एक अंदर वाली भित्ति का नाम रख दिया जाएगा। इस भित्ति को बोला जाता है, जो इधर की तरफ है, इस भित्ति को हम लोग नाम देते हैं, नाम वाह्यचोल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में नाम रखिएगा एक्जाइन बोलते हैं इसे। ठीक है गुड्डा? जो बाहर का जो लेयर है ना, उससे हमने बोला वाह्यचोल, और जो अंदर की जो लेयर है गुड्डा, जो अंदर की लेयर जो हरे रंग की है, इसे हमने नाम दिया अंतःचोल। अंतःचोल नाम दिया। इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं। ठीक है गुड्डा? ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना?
यानी पराग कण में जो है ना, पराग कण में जो है दो लेयर होते हैं, दो आवरण होते हैं। एक बाहर वाला जो होता है बाह्य चोल कहलाता है, और एक अंदर वाला जो होता है वह जो है अंतःचोल कहलाता है। ये रहा आपका अंतःचोल। ये जो लेयर है गुड्डा, जो हरे रंग की है, ये लेयर अंतःचोल की है ना। ये चीज लेयर जो है अंतःचोल की है, ठीक है। बस एक नाम दिया गया गुड्डा। ये सारी चीजें आप लोगों को बेहतरीन तक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है गुड्डा, तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो आपके पास पहुंचे तो नोटिफिकेशन जरूर आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए जरूर गुड्डा। और ये बाहरी लेयर है ना, जिसको मैंने बोला बाह्य त्वचा, ठीक है, जिसको मैंने बोला बाह्य त्वचा। सिंपल से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कोई भी आपसे यदि पूछे कि जो ये बाह्य चोल होता है तो किससे बना हुआ है, आपका सिंपल सा जवाब आएगा, सर ये तो बाह्य चोल जो है ना, ये बना है प्रोबिस से बना है। अर्थात ये प्रोबिस जो है स्पोरोपोलिन और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो आप जब पराग कण के संरचना पढ़ोगे गुड्डा, जब पराग कण के जब संरचना पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को ये लिखना होएगा कि जो बाह्य चोल होता है, जो एक्जाइन होता है, यह एक्जाइन जो है प्रोबिस से मिलकर बना होता है। अर्थात जो प्रोबिस होता है स्पोरोपोलिन और लिपिड से मिलकर बना होता है। ये आप बेहतरीन तरीके से परागकण के बारे में। अगर गुड्डा आपसे कोई पूछेगा कि अंतःचोल बना किसे है, तो आप याद रखो बच्चा, इससे पहले जो था, जब ये बाह्य चोल का निर्माण ना ही हुआ था, प्रोबिस नहीं निकला था, उससे पहले हमने इस भित्ति को, अंदर वाली भित्ति को क्या बोल रहे थे, कोशिका भित्ति बोल रहे थे। अब कोशिका भित्ति जो गुड्डा किससे बनी होती है, तो आपको बताया गया था कोशिका भित्तियां जो है ना, ये बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है, और किससे बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है। तो सिंपल सा ये भी आप यहाँ जवाब दोगे कि जो सर जो अंतःचोल है ना, ये बनी होती है किससे, सेलुलोज से, सेलुलोज से, सेलुलोज से और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे गुड्डा, ठीक है। यहां तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। यहां तक की कहानी अगर जिन बच्चों को समझ में आ गए हैं, अब मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूं स्लाइड्स पे, ताकि वहां से आप लोगों को नोट्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बन सके गुड्डा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने यहाँ तक चीजें बताया, अभी तक जो मैंने अभी तक यहाँ तक चीजें बताया, यहाँ तक ये सारी चीजें आप लोग को याद होएगी, और यही चीजें मैं लिखा हूँ, यही सारी चीजें जो यहाँ प्रोसेस है, ये सारी चीजें मैं लिखा हूँ। ध्यान दीजिए आप बच्चा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हमने बताया था कि जो लघु बीजाणु जो कोशिका थी, जो लघु बीजाणु जो कोशिका थी, उस कोशिका में हुआ था असमान केंद्रक का विभाजन हुआ था गुड्डा। क्या असमान केंद्रक का विभाजन हुआ था, तो कहोगे यस सर, असमान केंद्रक का विभाजन हुआ था, जिनमें से एक छोटा केंद्रक और एक बड़े केंद्रक का निर्माण हुआ था। यही लिखा गया है, जिनमें से एक छोटा केंद्रक और एक बड़ा केंद्रक का निर्माण होता है। बताया तो गुड्डा, छोटे वाले केंद्रक को मैंने बोला था जनन केंद्रक, और बड़े वाले केंद्रक को बोला गया था गुड्डा कायिक केंद्रक। ये चीजें आप लोग को लिखा गया है। छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहा जाता है, जबकि बड़े वाले केंद्रक को कहा जाता है गुड्डा कायिक केंद्रक कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग को ये सारी चीजें, आप लोग को अगर डायग्राम जो है ना दिमाग में फिट है ना गुड्डा, ये टॉपिक लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या लिखा गया, इसके बाद जब केंद्रक का विभाजन हुआ था, तो केंद्रक का विभाजन होने के बाद क्या हुआ गुड्डा, तो कहोगे सर केंद्रक का विभाजन होने के बाद जो है ना, इसके बाद क्या, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ।
हुआ गुड्डा, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ तो एक जिसमें से एक छोटी कोशिका बनी थी, एक छोटी कोशिका बनी थी गुड्डा, और एक बड़ी कोशिका बनी थी। क्या मैं बताया था, है ना? वही चीज लिखी गई है। छोटी कोशिका को गुड्डा क्या बोला था? जनन कोशिका, और बड़ी कोशिका को बोला गया था कायिक कोशिका। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है और तथा बड़ी कोशिका जो है कायिक कोशिका कहा जाता है। क्या मैं इस चीज को समझाया? क्या इस चीज को समझाने के बाद जो है, क्या इस टॉपिक को जो है आप लोग खुद लिख पाओगे? आप जरूर लिख पाओगे। मैं क्यों लिख के लेके आया यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उन लोग की आदत सी पड़ गई होती है कि सर एक नोट्स जो है लिखा लिखा आ जाएगा तो मैं वहाँ से उतारने में मजा आएगा, लेकिन कोई भी गुड्डा नहीं चाहता है कि मैं उसको खुद से लिखूं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप चीज़ों को खुद से समझ के लिखते हो तो वो अपने आप में बहुत ही बेहतर नोट्स होता है गुड्डा, ठीक है? उस चीज़ को आप खुद समझ के लिखो, और जिन बच्चों को वो भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए सारी चीज़ लिख के आया हूँ। आगे की बात करेंगे कि आगे क्या लिखा गया है, ठीक है? क्या मैंने गुड्डा ये भी बताया था कि जैसे ही लघु बीजाणु जो कोशिका थी, जैसे ही जो है लघु बीजाणु कोशिका दो कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, बताया था। जैसे ही लघु बीजाणु दो कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, यानी बदल जाता है, तो टेपिटमा एगो कार्य करता है। इस टेपिटम कार्य क्या करता है गुड्डा? तो टेपिटम एक आवरण का निर्माण, टेपिटम जो है आवरण का निर्माण करता है। किस तरीके से? वो टेपिटमवा ने कुछ पदार्थ निकाला, कुछ स्त्रावण किया। वो स्त्रावण क्या था गुड्डा? तो वो था प्रोबिस था, और प्रोबिस जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक स्पोरोपोलिन और एक लिपिड से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो लिपिड होता है यह चिपचिपे पदार्थ होते हैं, और जो स्पोरोपोलिन होता है यह पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जबकि जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है गुड्डा? इनेमल होता है। ये आप जानते, और इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। टेपिटम चिपचिपे पदार्थ, लिपिड और स्पोरोपोलिन का स्त्रावण करता है। लिपिड और स्पोरोपोलिन दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं गुड्डा? प्रोबिस कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्रोबिस है ना, जो प्रोबिस है ये दो चीजों से मिलकर बना है, स्पोरोपोलिन और एक क्या? लिपिड। ये दो चीजों से क्या हुआ? मिलकर बना होता है। इसी चीज को यहाँ पे, ठीक है? आई होप आप लोग को इतनी सी बातें समझ में आ गए होंगे, है ना? समझ में आ रहे हैं तो बच्चों आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना? और आप कोशिश करिएगा इस चैनल को जो है, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करो बच्चा, ताकि हमारे अंदर और जोश आए और मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँ, ठीक है? और ठीक है, अब आगे की बात की जाए सर, परागकण, अगर मैंने बोला कि अगर मैं इसकी बात की जाए, है ना, परागकण की संरचना की बात की जाए, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है। आप ये सारा चीज मैंने आप लोग को एक जादू की तरह सब कुछ समझा दिया हूं मैं, ठीक है? और बस आप लोग एक फील करना है, क्योंकि मुझे जितना समझाना था ना वो सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। बस एक एक फील करना है और फील करके इस चीज को समझना है। एक चीज जानना है कि परागकण का अध्ययन जो है ना, परागकण का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो परागकण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेनिलोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन करना, अगर मान लो कोई परागकण का अध्ययन कर रहा है तो पराग कणों का अध्ययन करना पेनिलोलॉजी कहलाता है। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है? अब बात करें सर इसमें हमको वाह्यचूल और अंतःचूल, सर इसमें मेरे को क्या लिखना है? इसको सारी चीज मैं बता चुका, सारी चीज वाह्यचूल और अंतःचूल के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो परागकण जो होता है उसमें दो आवरण होते हैं। जो परागकण जो होता है उसमें दो आवरण होते हैं, एक होता है सबसे बाहर वाला जिसको मैंने बोला वाह्यचूल एक्जाइन, और जो अंदर वाला था उससे बोला अंतःचूल इंटाइन मैंने बोला था।
अब इसमें थोड़ा पढ़ोगे ना गुड्डा तो लिखा गया वायचोल जो होता है किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन और लिपिड से मिलकर बना होता है। इस चीज को आप लोग जानते होंगे। ये दोनों मिलके क्या कहलाता है, प्रोबिस से मिलकर बना होता है बोल सकते हैं। यानी वायचोल जो है, वायचोल ये स्पोरोपोलिन और लिपिड से यानी प्रोबिस से मिलकर बना होता है। इस चीज को मैं वहां भी बता चुका था, ठीक है, अब लिख पाएंगे। और मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो स्पोरोपोलिन जो है, स्पोरोपोलिन जो है ये पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिससे अम्ल का, क्षार का और उच्च तापमान का कोई असर नहीं होता है। इस टॉपिक को मैं आप लोग को बताया था, ठीक है गुड्डा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बातें। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाया हूं, ठीक है। अब मैं जो है अंताचोल बताया था आप लोगों को। सर जो अंताचोल होता है ना, ये किससे निर्मित हुई है, तो अंताचोल निर्मित हुआ है कोशिका भित्ति से निर्मित हुआ है गुड्डा। और कोशिका जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है गुड्डा, और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। इस चीज को आप जानते होंगे, यह भी मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा चुका था। और साथ में बात की जा रही है परागकण की संरचना, तो सिंपल सा आप यहाँ पे परागकण बना देंगे। ये रहा परागकण, जिसमें एक छोटी कोशिका थी, सॉरी जिसमें एक छोटा केंद्रक था और एक बड़ा केंद्रक था, ठीक है। छोटे वाले केंद्रक को मैंने क्या बोला, जनन केंद्रक, और बड़े वाले केंद्रक को क्या बोला, काय केंद्रक। और जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर जो है गुड्डा, ये रही जनन कोशिका, जनन कोशिका, और ये रही आपकी कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है। और इसके ऊपर आप बना सकते हो अंताचल वायचोल बना सकते हैं गुड्डा। ये लीजिए, ये हो गया अंताचोल, ये रहा अंताचोल। और मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि इस संरचना को, जो परागकण की जो संरचना है ना, इस संरचना को आप लोगों को दिमाग में फिट करना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही संरचना महत्वपूर्ण है। जब आगे की टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को जब भी आगे की टॉपिक पढ़ाऊंगा, इस परागकण की जो संरचना है आपके दिमाग में अगर अच्छे तरीके से फिट हो गई है, आप लोगों को आगे की टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी गुड्डा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप लोग जो है इस फिगर को अपने दिमाग में फिट रखिएगा। अब कहोगे सर यहाँ जो है ना, यहाँ जो है ना, आपने यहाँ पे वायचोल नहीं बनाए हैं। अच्छा, यह एक छिद्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, जिसे हम बोलते हैं क्या, जनन छिद्र बोलते हैं, ठीक है। यानी जनन छिद्र है जिस जगह पर, इसको भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा इस पे, जिस जगह पर, जिस जगह पर वायचोल वायचोल नहीं होता है, नहीं होता है, उस जगह को, उस जगह को, उस जगह को जनन छिद्र, जनन छिद्र कहा जाता है, कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग लिख लेंगे कि जहां पे जो है ना, जहां पे आपके जनन छिद्र नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पे वायचोल नहीं है, जहां पे वायचोल नहीं है,
उस जगह का नाम है जनन। इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। ये पूरा फिगर जो है ये परागकण है। ये पूरा फिगर जो है गुड्डा यही है परागकण। ठीक है, परागकण है, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे गुड्डा। अब ध्यान दीजिए, अब मेरी बात ध्यान दीजिए। जो ये परागकण है, ये जो परागकण दिखाई दे रहा है, ये परागकण जो होते हैं अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि परागकण जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा, ये परागकण जो होते हैं अलग अलग आकृति में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देखना चाहोगे तो इस चीज को देख सकते हो गुड्डा कि ये जो परागकण है ना, ये परागकण जो है ये आपके ये परागकण है, यह भी परागकण है, यह भी परागकण है, यह भी परागकण है, यह भी परागकण है और ये भी परागकण है। तो कहने का मतलब ये गुड्डा कि यहाँ पे जो परागकण आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे जो आप लोगों को परागकण दिखाई दे रहे होंगे गुड्डा, ये परागकण जो है अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं। इस चीज को आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह भी आप लोग का पॉइंट जो है पास हो गया होगा। ठीक है, कि परागकण जो होते हैं अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं गुड्डा। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। अच्छा, एक चीज और बताना है। ठीक है, ये जो आपका जो है परागकण, ये जो आपको परागकण दिखाई दे रहे हैं, परागकण की जो छोटी कोशिका है गुड्डा, जिसको मैंने जनन कोशिका बोला। जनन का मीनिंग क्या होता है? जनन का मतलब होता है इनके जैसे एक और बनने। तो जनन कोशिका ने क्या करती है? जनन कोशिका क्या करती है? जनन कोशिका क्या करती है गुड्डा? ये जनन कोशिका क्या करती है? ये विभाजन करके एक से दो कोशिका बना लेती है। एक से दो कोशिका बना लेती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो परागकण होते हैं वह दो कोश की अवस्था में भी होता है और तीन कोश की अवस्था में भी होता है। तीन कोशिका में कैसे बदला? तो जो जनन कोशिका होती है इन्होंने ही विभाजन करके और दो कोशिका का निर्माण कर लेती है। अब बात कहोगे सर इन दो कोश की अवस्था वाला परागकण और तीन कोश की अवस्था वाला परागकण में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है? तो बच्चा याद रखना कि जो तीन कोश की अवस्था वाला जो परागकण है ना, ये परिपक्व होता है। परिपक्व का मतलब आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। यानी मेरी बात फिर सुनिएगा कि जो तीन कोश की अवस्था वाला जो परागकण होते हैं यह पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से जो है परिपक्व होते हैं। ठीक है गुड्डा, आइए बात करेंगे। अब बात करेंगे सर ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कुछ पुष्प ऐसे होंगे, कुछ पुष्प ऐसे होंगे जब परागकोश फटेगा। अरे परागकोश भूल तो नहीं ना, अरे परागकोश के अंदर ही तो परागकण बना था गुड्डा। और जब परागकोश फटेगा ना, जब परागकोश का फटेगा तो उसमें से जो परागकण निकलेंगे, परागकण जब निकलेंगे गुड्डा तो वो परागकण उनमें से कुछ दो कोश की अवस्था वाले भी होंगे और कुछ तीन कोश की अवस्था वाले भी होंगे। तो अब बात की जाए कि सर जो तीन कोश की अवस्था वाला परागकण है ये कितने पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, और दो कोश की अवस्था वाला जो परागकण होता है ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो बेहतरीन तरीके से याद रखना कि दो कोश की अवस्था वाला परागकण जो होते हैं 60% पुष्पीय पादपों में पाया जाता है। 60% जो है 60% पुष्पीय पादपों में जो है जब परागकोश फटता है तो उनमें जो परागकण मिलते हैं दो कोश की अवस्था मिलते हैं, जबकि 40% पुष्पीय पादपों में जब परागकण निकलते हैं तो उनमें तीन कोश की अवस्था में पाया जाता है। यह भी आप लोगों को चीजें जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसको भी याद रखना है। ठीक है, क्या लिखा गया है कि परागकण जो होते हैं दो कोश की अवस्था में और
3 कोश की अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है गुड्डा, 2 कोश की अवस्था में भी होता है, 3 कोश की अवस्था में होता है। 2 कोश की अवस्था से 3 कोश की अवस्था काहे बदला, इस चीज को मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि पुष्पी पादप में एक निषेचन होता है जिसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, और दोहरा निषेचन से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जिसमें 2 बार निषेचन होएगा। और जब 2 बार निषेचन कराने के लिए गुड्डा 2 युग्मक की जरूरत पड़ती है, जिनमें से दो युग्मक जो है ना, सॉरी बच्चा, 2 कोश की अवस्था, हाँ ठीक है, जिनमें से जो 2 युग्मक का जो निर्माण है ना गुड्डा, जिनमें से 2 युग्मक का जो निर्माण है ना गुड्डा, 2 नर युग्मक का निर्माण कौन करता है, तो 2 जनन कोशिका थी। मेरी बात ध्यान सुन, जो जनन कोशिका थी कितनी थी, 3 थी, है ना, 3 थी, और किसी में 2 भी थी, और 2 वाला भी आएगा ना, 2 वाला भी बार आएगा तो 3 कोश की अवस्था में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, शांत रहिएगा। कहने का मतलब है कि जो 2 जनन कोशिका थी, उन दोनों जनन कोशिका से 2 युग्मक बनते हैं, यानी कि जो आपको इनसे एक युग्मक बनेगा और इनसे एक युग्मक बनेगा। इन जनन कोशिका से एक युग्मक बनेंगे और इनसे एक युग्मक बनेंगे। टोटल युग्मक कितने बनेंगे, 2 युग्मक का निर्माण होएगा। और 2 युग्मक कौन बनाएगा, तो जनन कोशिका बनाएगी। इस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है गुड्डा, आइए बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कि परागकण जो है 2 कोश की अवस्था में भी और 3 कोश की अवस्था में पाया जाता है, जानते होंगे। और 3 कोश की अवस्था वाला जो परागकण होता है गुड्डा, कैसा होता है, परिपक्व होता है। बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताया दिया, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब 60% भाग में जब पुष्पी पादपों में परागकोश का फटता है ना, जब परागकोश फटता है, जैसे मान लो ये परागकोश है, और परागकोश जब फटेंगे तो क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसमें परागकोश से छेना होना निकल जाएगा, तो इसमें से परागकोश फटेंगे तो परागकण निकलेंगे। तो परागकण निकलेंगे यानी परागकोश का फटन होएगा तो परागकण निकलेंगे। तो परागकण जो निकलेंगे वो कितने कोश की अवस्था में होएगा, 2 कोश की अवस्था में होएगा। सिंपल सब में आप लोग को एक बताया हूं। अब बाकी 40% पुष्पी पादपों में क्या होता है कि जब परागकोश फटते हैं तो उनमें जो परागकण होते हैं गुड्डा 3 कोश की अवस्था में पाया जाता है। जैसा कि आप अपने दिमाग में फिट करना, हमेशा फिट कर लेना कि 3 कोश की अवस्था वाला परागकण जो होता है परिपक्व होता है। इस बात को यहाँ पे इस भेजे में फिट कर लेना कि 3 कोश की अवस्था वाला परागकण क्या होता है, परिपक्व होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें। जब परागकण 3 कोश की अवस्था में बदल जाता है तो वह परिपक्व हो जाता है, ये चीज को लिखा गया है। ठीक है गुड्डा, आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है नोट पॉइंट आप लोग को लिखना है, नोट लिखना है कि सर परागकणों के पास जो अंकुरण क्षमता जो होती है, जो परागकणों के पास जो अंकुरण क्षमता होती है, यानी इसके पास अंकुरण होने की क्षमता जो है कितने समय होती है, तो या सिंपल सा 2 उदाहरण याद रखिएगा, गेहूं और धान। गेहूं और धान में जो परागकण की जो गेहूं और धान में परागकणों की अंकुरण क्षमता जो होती है 30 मिनट होती है। गेहूं और धान में परागकणों की अंकुरण क्षमता जो होती है लगभग कितनी होती है बच्चा, 30 मिनट होती है। जबकि सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी और रोनेसी ये ऐसे पादप हैं जिनमें जो है इन पादपों में जो है परागकण अंकुरण जो है कई दिनों तक होता है। इन पादपों में जो है परागकण जो होता है कई दिनों तक अंकुरण होता है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हो। ये एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को एक लाइन दिया गया है कि सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी और रोनेसी इन पादपों में जो परागकण होते हैं इनमें परागकण की जो अंकुरण क्षमता होती है गुड्डा ये कई दिनों तक होती है। क्या होती है, कई दिनों तक होती है। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चा, आइए बात करते हैं आगे की। बच्चा आप जान गए कि परागकण अलग अलग आकृति में होते हैं, ये सारी चीज जान चुके होंगे।
अब बात करेंगे परागकोश का स्फुटन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, परागकोश फटना। यानी परागकोश स्फुटन का मतलब क्या होता है? परागकोश फटना। परागकोश कब फटेंगे? जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा। जब परागकोश जो है परिपक्व हो जाएंगे गुड्डा, तो वो फटेंगे, और फटेंगे तो निकलेंगे क्या? परागकण निकलेंगे। और हो सकता है कि जो बच्चा मेरा पूरा वीडियो पूरा लेक्चर देख रहा होगा उनको पता होगा कि परागकोश को फटने में सहायता कौन सी भित्तियां करती है। मैं आप लोगों को बताया था कि लघु बीजाणुधानी की 3 भित्तियां होती है। लघु बीजाणुधानी की 3 भित्तियां होती है। क्या आपको पता होगा? सबसे जो है बाहरी जो था वाह्य त्वचा था। वाह्य त्वचा के ठीक नीचे की जो भित्ति थी अंतस्थीसियम था, और अंतस्थीसियम के ठीक नीचे पर थी मध्य परत था। तो जिनमें से मैंने 2 नाम लिया, अंतस्थीसियम और मध्य परत। ये दोनों जो है ना गुड्डा, ये दोनों जो है परागकोश को फटने में सहायता करती है। कैसे? कि ये दोनों भित्ति जो होती है ना, आपस में ऐसे चिपकी होती है गुड्डा, और ये दोनों भित्ति एक दूसरे से क्या होती है? कौन भित्ति? ये मान लो भित्ति अंतस्थीसियम है, और ये भित्ति गुड्डा है मध्य परत है, ऐसे आपस में चिपकी है। तो ये भित्ति आपस में ऐसे ओपन होती है, यानी अलग होती है, और अलग होने से परागकोश जो है फट जाते हैं। तो परागकोश फटना यानी परागकोश का स्फुटन जो है क्या होता है? परागकोश फटने की प्रक्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। यानी स्फुटन का मतलब फटना। ठीक है, कौन करेगा फटने में सहायता? तो आपको बताया गया है कि अंतस्थीसियम जो है और जो मध्य परत था, जो मिडिल लेयर थी, इनके अलग होने से, इन दोनों के अलग होने से जो परागकोश होता है गुड्डा फट जाता है। इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे सर परागकण के नुकसान भी होते हैं क्या? नुकसान नहीं होते, लाभ भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। बच्चों जब आप फसल काटते हैं ना, जब आप फसल काटते हैं तो देखते हो क्या करते हैं कि आप अपने जो है फसल कटाई के समय आप जो है गमछे से या किसी से चीज़ से जो है अपना रुमाल से अपना मुख और नाक जो है ऐसे ढक लेते हैं। क्यों ढक लेते हैं? क्योंकि जब फसल की कटाई होती है गुड्डा, तो उसमें जो है उस वातावरण में जो है परागकण जो होते हैं फैल जाते हैं, और परागकण जो फैल जाने के कारण जो है वो परागकण श्वसन के द्वारा जो है परागकण हमारे अंदर चले जाते हैं, जो हमारे श्वसन पथ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा रोग हो जाता है, श्वसनीय पथ रोग हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। एलर्जी भी हो जाती है, जैसे खुजली उजली होने लगती है, वो एलर्जी हो जाती है, और अस्थमा भी होने लगता है। इन 3 प्रकार से ये हमारे नुकसान हो जाते हैं। तो परागकण से हमके नुकसान यह है, इनसे हमें रोग भी हो जाता है। कब होता है? जब फसल की कटाई होती है तब। तो उस समय क्या होते हैं? परागकण वातावरण में बिखरे होते हैं, और बिखर होने के कारण वो परागकण हमारे स्किन पे, त्वचा पे आके बैठते हैं। कुछ परागकण जो है हमारे नाक के द्वारा अंदर जाते हैं, जिससे श्वसनीय पथ जो है, एलर्जी जो है, अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस चीज जो है बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गई होगी। लिखा गया है यहाँ पे कि जब फसल कटती है तो वातावरण में परागकण फैल जाते हैं, जो उड़ते उड़ते सांस लेते समय जो है अंदर आ जाते हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र को क्या करते हैं गुड्डा? नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे निम्न रोग हो जाते हैं। वो निम्न रोग क्या है गुड्डा? जैसे मान लो श्वसनीय पथ रोग हो जाएगा, और जिससे एलर्जी हो जाएगा, अस्थमा रोग हो जाएंगे, ये प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब कहोगे क्या इस सर ये परागकण के केवल हानि ही है का, नुकसान ही है का? नहीं गुड्डा, इस परागकण में पोषणीय पदार्थ भी पाया जाता है। इस परागकण में पोषणीय पदार्थ जो पाया जाता है, इस परागकण में जो है ना मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। यानी इन परागकणों में पोषणीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। इन परागकणों में पोषण पाया जाता है,
में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है पराग। आप देखोगे मार्केट में जो है ना पराग बी पोलन के नाम से जो है ना, बी पोलन के नाम से बहुत सारी मार्केट में दवाइयां आती है ना। जैसे मान लो कि एक क्रीम भी है यहाँ पे, है ना, क्रीम भी है, सिरप भी है ना, सिरप भी है यहाँ पे पोषण के रूप में उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये भी है, बी पोलन के नाम से एक दवा भी आती है। ये सारी चीजें देख रहे हो कि यहाँ से परागकण के फायदे भी हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है गुड्डा आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन था। आई होप आप लोग को हर एक टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और यदि आप लोगों को समझ में ना आए होंगे तो आप उसका प्रश्न जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर जवाब देने का प्रयास करूंगा। गुड्डा आपका लेक्चर बस यहीं तक होएगा, ठीक है। अब जो है मैं आप लोग से मिलूंगा अगले लेक्चर में। आप लोग जब भी लेक्चर में आइएगा, अगले लेक्चर में आइएगा, ये पीछे का टॉपिक जितना भी लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ये सारे के सारे लेक्चर आप लोग को देख के जरूर आना गुड्डा। आप लोग यकीन मानिएगा, इस बायो से जो है ना आप लोग को एक लगाव हो जाएगा, एक प्यार हो जाएगा गुड्डा। आप यकीन मानिएगा, मैं बहुत ही आराम से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि हर एक कमजोर बच्चा, कमजोर मैं नहीं बोलता किसी को, क्योंकि कमजोर कोई बच्चा नहीं होता है, बस उनको समझाने की थोड़ी ज़रूरत होती। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आराम से, कोई चीज़ समझ में नहीं आती उसको बार बार रिपीट करके किसी चीज़ को मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ, ताकि कोई बच्चा नहीं कहे सर बायो जो है ना बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। बच्चा जटिल मानता हूँ, जटिल उन्हीं के लिए होता है जिनके मन में पहले से ये बैठ गए हैं। अगर उनको आप जो है एक तरीके से उसको समझते हो ना गुड्डा, यकीन मानिएगा एक आपसे बायो से लगाव हो जाएगा। ठीक बच्चा, मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए बच्चा, अन्य दोस्तों को भी वो पहुंचाइए। आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां मर्जी गुड्डा, आप में वो ताकत है आपको करने का। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक बच्चा जय हिंद।